तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये जो चैप्टर है लाइट, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन हमारे विजुअल होते हैं, ठीक है। और हम जो भी कलर को सेंस करते हैं, असल में क्या होता है, कलर्स मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डन है ना, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आँखों में जो सेंसेशन पैदा करता है, ठीक है ना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कलर्स। ये बातें क्लियर है। अब क्या हुआ, जब हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया प्रिज्म में, ना, जैसे कि प्रिज्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातें कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हमने मिनिमम डिविएशन एंगल वगैरह निकाला था। अब क्या हुआ, प्रिज्म में एक और इंटरेस्टिंग बात हमें देखने मिला, डन है। उसमें क्या था, सपोज यहाँ से एक वाइट लाइट एंटर करता है, जो कि एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है कि कलर्स में टूटता है, डन है। यहाँ से वाइट लाइट एंटर किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बाहर आ रहे हैं। तो हम यहाँ इस पॉइंट पे परेशान हो गए कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डन है ना, ये क्या एक ही लाइट के अंदर था, या फिर ये अलग अलग थे, या फिर ये प्रिज्म ने अलग अलग कुछ लाइट प्रोड्यूस कर दिया, डन है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही गहराई में स्टडी करेंगे, तो उसको देखते रहो बस, डन। अब देखो, जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ पे आया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। हमने क्या देखा, व्हाइट लाइट अंदर आते ही ऐसे कुछ डिवीजन करे उन्होंने, और यहाँ से एक डिफरेंट कलर डिफरेंट कलर आया, यहाँ पे एक डिफरेंट कलर आया, और इसके बीच में भी बहुत सारे कलर थे। हमें ये जो कलर दिखा, वो दिखा था हमें वायलेट, और ये वाला कलर हमें दिखा रेड। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना आप। अब देखो, पहले ये लाइट कहाँ जाना चाहता था, पहले ये लाइट इस तरफ जाना चाहता था, ये वाइट लाइट इस तरफ जाना चाहता था। अभी इसी में से दो अलग अलग लाइट बाहर आया है। एक कौन है, ए वाला लाइट जो कि वायलेट है, और एक कौन है, ए वाला लाइट जो कि रेड है, डन। तो इनके बीच में एक एंगल भी बनता है यहाँ पे, इस एंगल को भी हम निकालेंगे, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, डन है। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। अब देखो, मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। ये जो वाइट लाइट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वाइट लाइट ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, क्योंकि इसके स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड सेम है। इसके स्पीड कितना था, जिसको हम सी से लिखते हैं, या फिर आप उसे वेलोसिटी भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डन है। अब क्या एक ही स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं? अभी देखो, आप सबको पता है कि वाइट लाइट का जो वाइट लाइट है, इसके अंदर सात कलर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। असल में हम 7 को ही खाली महसूस कर पाते हैं हमारे आंखों से, इसीलिए हम कहते हैं इसके अंदर 7 कलर्स हैं। बट रियलिटी में इसके अंदर बहुत बड़ा बैंडविड्थ है, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना बस खाली, ठीक है। यहाँ पे 7 कलर्स ही हमें हमारे आंखों में सेंसेशन क्रिएट कर पाता है, बाकी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक सेम स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है। सपोज हम लोग ऐसे ही समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक लाइट है, कोई एक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, एक ग्रुप है, जैसे वाइट लाइट एक ग्रुप है। उसका जो स्पीड है वो तुम्हारे पास आ रहा है 300 मीटर पर सेकेंड। समझाने के लिए असल में इतना है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। मान लेता हूँ कि 300 कोई एक सेट है। क्या यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? नहीं, 300 छोड़ो, चलो 200 मानते हैं, ठीक है। 200 मीटर पर सेकेंड इस सेट का स्पीड है। अभी हमें बताएं, जो स्पीड होता है ना, दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। इसी को जब हम वेव के स्टाइल में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी को हम लिख देते हैं सी से, डिस्प्लेसमेंट लैम्डा में लिखा जाता है बट्टा टाइम। अब देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर आप स्पीड ऑफ लाइट जो भी आप बोलना चाहो, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो 1/t है ये बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। कुल मिला के बात यहाँ पे है कि मुझे ये जो वाइट लाइट है, इसके अंदर जितने भी लाइट्स है, सबके स्पीड कितने, इतने ही रखने हैं। दैट इज मेरे केस में यहाँ पे 200 ही रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, इसका लैम्डा और इसका। या कैसे, देखो, पहले मैंने माना किसी का लैम्डा है 2 मीटर, दैट इज वेवलेंथ 2 मीटर है, और मैंने प्लस इसका बोल दिया फ्रीक्वेंसी 100, तब भी इतना ही बनेगा ना तुम्हारा सी, स्पीड इतना ही 200 के बराबर आ रहा है। लेकिन इसका क्या है, डिफरेंट लैम्डा आ गया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। एक और कॉम्बिनेशन देखो, 200 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 × 200? यस, पॉसिबल है। इसका ये जो डिफरेंट सेंसेशन वाला कुछ भी लाइट हो सकता है, जिसका लैम्डा होगा 1 और वेलोसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 200, ना, नहीं फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी और भी देखो, 200 इज इक्वल टू ऐसा भी लिखा जा सकता है, 4 × 50, डन है। या फिर 200 इज इक्वल टू ऐसा भी लिखा जा सकता है, 8 × 25,
क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है हम लोग यहाँ पे बात किस चीज़ का कर रहे हैं? यहाँ पे बात हो रहा है कि एक ही स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट सेटअप हो सकते हैं। मतलब ये जो वाइट लाइट था जिसका स्पीड था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइट्स है, ग्रुप ऑफ कलर्स है, हम जो भी कहते हैं उसे। उनमें क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और अलग अलग वेवलेंथ है। डन है। और ये अलग अलग वेवलेंथ है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ, लेकिन उनके सारे की स्पीड क्या है, सेम है। यहाँ तक हमें बातें समझ आए? इसका मतलब व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे चीज़ें थे, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है, लेकिन उनका टोटल स्पीड सेम आ रहा है। अब डन है। अब देखो एनर्जी के साथ, एनर्जी आइंस्टाइन ने बताया था, ये होता है h म्यू। ये बातें क्लियर है? अब h तो एक कांस्टेंट होता है, मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। मतलब जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, डन है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने 100 किया था तो वेवलेंथ मुझे 2 रखना पड़ा, तभी मेरे पे स्पीड 200 आया था। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी जब मैंने 200 कर दिया तो मुझे वेवलेंथ और कम करना पड़ा, दिख रहा है ना। अब जब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम करके 50 किया तो मुझे वेवलेंथ बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। ये बात क्लियर है? और किसी पे अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा, तभी ये स्पीड मेंटेन होगा। जो कि लाइट का स्पीड है इतना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 3 × 10⁸। अब देखना आइंस्टीन बताते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इस केस में इसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये बातें क्लियर है? लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ क्या है, थोड़ा बहुत कम है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब इसका वेवलेंथ 2 है, मान लेते हैं कि ये 1 सेकंड में ऐसे 2 बार चल पाता है। क्या बातें क्लियर है? ये वाला लाइट, इसका एनर्जी ज़्यादा है लेकिन 1 सेकंड में 2 बार चल पाता है। इस वाले लाइट का हालत देखो, इसका फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एनर्जी और भी भयंकर है, लेकिन ये 1 सेकंड में कितना ही चल पा रहा है, जस्ट 1 कदम चल पा रहा है। क्या बातें क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे देखो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, इसका मतलब कि इसका एनर्जी थोड़ा बहुत कम है, इसके कंपेयर में, तो इसके कंपेयर में बहुत कम है, इसके कंपेयर में थोड़ा बहुत कम है, मतलब अच्छा खासा ही कम है। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब इसका वेवलेंथ क्या है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। दिख रहा है क्या? पल्ले पड़ा, ज़्यादा लंबा कदम ले सकता है 1-1 सेकंड में। यहाँ तक हमें समझ आता है? अब देखो किसी चीज़ के पास ज़्यादा एनर्जी है, तुम ही बताओ, कोई चीज़ के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो कोई चीज़ से टकरा के तुरंत भागेगा कि नहीं भागेगा? तुरंत भाग जाएगा। यहाँ बातें क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो वॉयलेट था ना, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा था। क्या बातें क्लियर है? इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा था, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा था इसके पास, वॉयलेट के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुरंत छिटक गया, डन है। लेकिन इसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ बहुत ही कम है, डन। वेवलेंथ कम है मतलब क्या है, ये छोटे छोटे कदम ले लेके पहुंच रहा है। और इसका अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ही हाई है। रेड के साथ उसका उल्टा है, इसका एनर्जी काफ़ी कम होता है, डन है, लेकिन ये वेवलेंथ बहुत लंबा लेते हैं, लंबे लंबे कदम लेते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम है, डन है। यहाँ तक कुछ मोटी मोटी बातें हमें समझ आता है। अब देखो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, करने के बाद हमने देखा जो हमारा वायलेट लाइट है उसका वेवलेंथ देखो सारे एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, इतना इसका वेवलेंथ आया, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेड का इतना वेवलेंथ आया। अब देखो इन सब के वेवलेंथ क्या है, इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी को ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा, तभी ये स्पीड मेंटेन होगा, डन है। अभी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका एनर्जी क्या है, कम है। ये बातें क्लियर है? इसका देखो इसका वेवलेंथ अच्छा खासा कम है, तो इसकी वजह से इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा, एनर्जी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये बातें क्लियर है? तो जब भी यहाँ पे डिविएट होता है तो हाई एनर्जी वाला लाइट बहुत ज़्यादा डिविएट होता है, जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, लेकिन उसका वेवलेंथ कम होगा, छोटे छोटे पैड लेके चलेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है? चलो उसी तरह उसका उल्टा, जिसका एनर्जी कम होता है वो लाइट सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम भटकता है। ये बातें क्लियर है? और उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? तो हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें कर ली है। और यहाँ पे देखो ये जो डेविएट होता है, अभी हम जानना चाहते थे कि ये लोग इतना भटकते क्यों है, डेविएट होते ही क्यों है, किसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब हमने अच्छे से पढ़ के रखा है कि अगर कोई भी चीज़ को डेविएट करना है तो किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम के अंदर एक पावर होता है जिससे कि वो डेविएट करते हैं, और उस पावर को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब देखो बेसिकली प्रिज्म बनाने के लिए दो तरह के हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह नहीं, एक को क्राउन ग्लास कहते हैं और एक फ्लिंट ग्लास कहते हैं। ये जो क्राउन ग्लास होता है वो थोड़ा कम डिविएट करता है, और जो फ्लिंट ग्लास है वो तगड़ा डिविएट करता है, ठीक है, इसका पावर ज़्यादा है कोई चीज़ को बेंड करने का। ओके, अब हम आ जाते हैं बातों में जो हमें करना है, ठीक है। अभी लिख लेते फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। ये एक फेनोमेना है जिसको हमने ऑब्जर्व किया था कि ये लाइट को तोड़ सकता है। सो लिख देंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज अ फिजिकल phenomena where white light splits into different colors। anyhow हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो वाइट लाइट हमें दिख रहा था वो यहाँ पे डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है मैंने आपको पूरा बताने का ट्राई किया है। ओके डन। अभी हम देखना चाहते हैं कि कितना ही ये डेविएट होता है, और डेविएट होने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दिखा, हमें ये वाला रेड वाला एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ओरिजिनली लाइट यहाँ जाना चाहता था, तो रेड यहाँ पे कितना डेविएट हो गया, सम सॉर्ट ऑफ डेल्टा वी डेल्टा आर डेविएट हो गया सपोज, और ये वायलेट कितना डेविएट हुआ ओरिजिनल में से, सम सॉर्ट ऑफ डेल्टा वी डेविएट हो गया। तो यहाँ पे रेड एंगल को निकालना है, इस एंगल को निकालना है, तो क्या करोगे, ये बड़े वाला एंगल माइनस ये छोटे वाला एंगल कर दो। सो ये जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन। एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। इसको किससे लिखते, किससे, एंगल ऑफ डिविएशन या फिर एंगुलर डिस्पर्शन को। सिंपल सी बात है, बड़का वाला माइनस से छोटका वाला करेंगे तो रेड वाला एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा, दैट इज डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। डेल्टा वायलेट ए वाला एंगल में से इसको माइनस करेंगे तो रेड वाला निकल के आ जाएगा। यहाँ तक डन है। हमने ऑलरेडी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ड्राइव करवाया था मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में ड्राइव करवाया था। सो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेशन का फिर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा वी, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वायलेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, क्योंकि एक ही प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो भाई सेम ही आएगा, ए आ गया। और म्यू के जगह में क्या लिखें कि म्यू ऑफ वायलेट -1, यहाँ पे माइनस डेल्टा आर के जगह में, डेल आर के जगह में कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इसको -a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू ऑफ आर -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे a म्यू वी माइनस a माइनस a म्यू आर, ए माइनस माइनस प्लस a आ गया। अब ये तो कट जाएंगे, कटने के बाद क्या बचेगा, इन दोनों में से हम लोग फिर से a को कॉमन ले लेंगे तो किसमें बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर। डन है। तो ये हुआ आपका एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। तो यहाँ से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे। वो क्वेश्चन ये रहेगा कि एंगुलर डिस्पर्शन किस किस पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रिज्म पे, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा हुआ तो आपको लाइट ज़्यादा फैला हुआ दिखेगा। पल्ले बड़ा मतलब लाइट का मतलब रेड और वायलेट ज़्यादा फैला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम का इफेक्टिवनेस, कि वो उस लाइट को कितना बेंड कर सकता है। डन, दैट इज म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर। म्यू ऑफ वी मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में वायलेट लाइट को कितना बेंड किया जा सकता है, मतलब उस मीडियम का क्षमता। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब दूसरा चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन तो हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर मतलब जो डिस्पर्शन किया है उसका पावर। इसको लिखते हैं बेसिकली म्यू ओमेगा से, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, इसको म्यू से लिखा था, क्या बोलते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। ये सिंपली रेशियो बनाया जाता है आपका एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब जैसे आपको नंबर मिलता है ना 7/10, ठीक है। ये 10 क्या है सबके लिए, ये तो एवरेज मार्क है, ठीक है, पूरा क्लास का है, और 7 मतलब आपको कितना मिला, ठीक है। सो इसको कर दिया जाता है एंगुलर डिस्पर्शन, जो डिस्पर्सिव पावर है उसका फॉर्मूला बनता है बट्टा आपका मीन डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बोलो या फिर डिविएशन बोलो, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। एंगुलर डिविएशन लिख देते, चलो एंगुलर डिविएशन बट्टा मीन डिविएशन। ये बातें क्लियर है। अब
ओमेगा इज इक्वल टू, एंगुलर डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने अच्छे से लिखा था। ए क्या होता है, ए दैट इज एंगुलर डेविएशन। कैसे निकालोगे तुम, डेल ऑफ वायलेट, वायलेट कितना बेंड हुआ माइनस रेड कितना बेंड हुआ बाई कोई एक मीन डिविएशन, मीन डिविएशन मतलब कोई एक एवरेज रहेगा। बेसिकली जो मीन डिविएशन है, हम लोग जब भी इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो हम इसके बीच में एक कलर आता है दैट इज़ येलो, ठीक है, आपने देखा होगा येलो कलर को। तो बेसिकली इसको जो मीन डेविएशन है वो हम लोग येलो का लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर म्यू निकालें हम, ओमेगा निकालें तो कितना आएगा हम पे, डेल वी माइनस डेल आर, इसको तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना लिख देंगे, ए म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई, क्या मैं डेल ऑफ येलो को मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल ऑफ येलो को ए म्यू ऑफ येलो माइनस वन, ए म्यू ऑफ येलो माइनस वन। तो यहाँ से ए कट जाएंगे तो आपका एंगुलर जो आपका डिस्पर्सिव पावर आएगा वो क्या आएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू ऑफ येलो माइनस वन। ये बात हमें समझ आता है। ए हुआ आपका एंगुलर नहीं डिस्पर्सिव पावर। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता है कि डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है, दैट इज म्यू म्यू म्यू, एक किसका है, मीडियम का है ना, नहीं ये सारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, मीडियम का पावर होता है, पढ़ले पढ़ा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट हमेशा याद रखना कि जो डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर जो हम निकाल रहे थे, फिर हमने देखा कि ये पूरा मीडियम पे डिपेंड करता है, तो हम लिख देते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम, क्योंकि जो कितना डिस्पर्शन क्रिएट करेगा, डिस्पर्सिव पावर वो किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का है। और जो एंगुलर डिस्पर्शन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्शन है वो किसका प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ प्रिज्म और मीडियम दोनों का। पहले पढ़ा, एंगुलर डिस्पर्शन किस किस के प्रॉपर्टी है, मीडियम का प्रॉपर्टी है और आपका एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है वो। लेकिन डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है, वो खाली डिपेंड करता है आपके मीडियम पे। इसीलिए डिस्पर्सिव पावर के साथ लिख दिया जाता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला कैसा लिखा होता है, बुक में आपका ऐसा लिखा होगा, W इज इक्वल टू मतलब ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन। पल्ले पड़ा। तो यहाँ पे म्यू किसका लेना है आपको, ये येलो का लेना है प्रैक्टिकली। क्या ये बातें क्लियर है हमें। और साथ ही साथ में ये था इसका पूरा टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो मेरा यहाँ पे मेन मोटो था कि आपका जो से एक लाइट है दैट इज स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकते हैं जिनके अलग अलग लैम्डा रहेंगे और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनकी स्पीड सेम रहेंगे। अब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग लैम्डा के चक्कर में इनका एनर्जी भी अलग अलग आएगा। इनका एनर्जी अलग अलग है, इसी के चक्कर में लोग डिविएट भी अलग अलग हो रहे हैं। पल्ले बड़ा एनी देखो सिंपल सी रिश्ता है। बुक वाले बोलते हैं कि ये लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस तरह बात करें, मैं एनी एनर्जी प्रेफर करता हूँ। सो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो लैम्डा से बताना थोड़ा टफ होता है, एनर्जी हम लोग को इजीली समझ आता है, तो इसलिए मैंने बताया एनर्जी पे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे, जिसका एनर्जी ज़्यादा वो तगड़ा डिविएट होगा, जिसका एनर्जी कम वो कम डिविएट होगा। ये बातें क्लियर है। यानी जोशीला लड़का ज़्यादा भटक जाता है, याद कर सकते हो नहीं, जिसका एनर्जी ज़्यादा वो ज़्यादा डिविएट होगा, जिसका एनर्जी कम वो कम डिविएट होगा। अब जिसका एनर्जी ज़्यादा तो ऑब्वियसली उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट को सेम रखने के लिए उसका लैम्डा को कम रखना पड़ेगा। ये बातें क्लियर है डन है। तो यहाँ पे वायलेट का एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम करने के लिए लैम्डा कम करना पड़ेगा। क्या है बातें क्लियर है। और रेड के साथ उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भाई रेड और वायलेट में से कौन कम भटकेगा, कोई मीडियम में, मतलब स्पेस में तो सबके स्पीड इतनी है, अभी कोई एक मीडियम मतलब फॉग आ गया, रेनी सीजन है, तो इसमें से कौन सा लाइट कम भटकेगा। ऑब्वियसली जिसका एनर्जी कम है वो कम भटकेगा। क्या बात है क्लियर है। और जिसका एनर्जी कम है वो कौन है, रेड है। अब रेड का एनर्जी कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम है और उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। डन है। ये तो हमें कुछ बेसिक बातें तुम्हें पता होंगे, ठीक है। क्या है यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो ये था बेसिकली आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक। और ये सारे फॉर्मूले हैं तो मैंने ड्राइव करके दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया से समझ आया होगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी बातें करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इसके आगे के टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए गुड बाय।